हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का भदौरिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी, डबल ए, एसएसआर और एनडीए के लिए होगा। इसमें आप लोगों को मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और साथ साथ में आपको इन क्वेश्चनों में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको भी बताऊँगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 AU इज इक्वल टू। तो पहले मैं 1 AU बताता हूँ AU क्या होता है। तो 1 AU, AU का AU फुल फॉर्म बताता हूँ। AU इक्वल टू होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये एवरेज डिस्टेंस होती है सन, ये होगा सन, और ये रहा हमारा अर्थ। अर्थ के सेंटर से लेके, अर्थ के सेंटर से सन से सेंटर तक की एवरेज डिस्टेंस होती है। तो हम बोले तो सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस होती है 1 AU। तो ये देखा जाए तो 1 AU में तो कितने मीटर होते हैं? तो 1 AU में 1.5 × 10⁻11 मीटर होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 AU में कितना होता है। तो 1 AU पहले पता होना चाहिए, पूछ लेता है 1 AU क्या होता है। तो एवरेज डिस्टेंस होती है कहाँ से लेके? सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक की दूरी, उसको बोलते हैं 1 AU। और 1 AU बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। एक्चुअल में तो 1.498 होता है इंटू 10⁻11, लेकिन हम राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड ऑफ करके क्या होता है 8 का राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ ही बढ़ जाता है। तो राउंडिंग फिगर लेते हैं तो 1.5 में लेते हैं। तो 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है 1 AU। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास की। उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें से एक क्वेश्चन डायमेंशन से पूछ लेगा या यूनिट से पूछ लेता है। तो इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा मैं हर एक लेक्चर में आपको डायमेंशन से एक क्वेश्चन जरूर कराता हूँ, क्योंकि उसमें डायमेंशन से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। पहले पूछ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? मैं हिंदी में भी लिखता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी पढ़ाई करते हैं, इसके लिए हिंदी में भी होता है। देखो दो टाइप का पेपर आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा होगी। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? तो पहले इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, वहां से बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा कैसे इस फॉर्मूले को ड्राइव कराएगा डायमेंशन को। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब दो मास बॉडी, इसका मास m1 है, जिसका मास m2 है, जो r डिस्टेंस पे होती हैं, तो इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो न्यूटन ने दिया था। इसका फॉर्मूला दिया था Gm1m2/r²। ये फोर्स दो बॉडी के बीच में होता है। ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है F1, इस पे फोर्स लग रहा है इस मास की वजह से, और F2 इस पे फोर्स लग रहा है मास की वजह से। F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होता है F2 के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स के बराबर होते हैं और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कूलॉम लॉ, कूलॉम फोर्स होता है। चार्ज और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। लेकिन जब दो मास बॉडी के बीच में फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है कि Gm1m2/r², तो फोर्स तो दोनों पे इक्वल है, अपोजिट लगता है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगी इक्वल फोर्स से। इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा Gm1m2/r²। अब यहाँ से जहाँ पे देखो G क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों नाम दिया गया? इसकी वैल्यू यूनिवर्स में कांस्टेंट है। दो मास बॉडी कहीं भी रख दी जाए यूनिवर्स में, कहीं भी रख दो, जाके पानी में रख दो, चांद पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो यही रहेगा सेम। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। यहां से तो इसकी वो आती है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब देखो या तो यूनिट से इसका डायमेंशन निकाल लो, मैं फॉर्मूले से निकालना सिखाता हूं। देखो मुझे g का डायमेंशन चाहिए, इसे बोलते हैं g, कैपिटल G। इसका डायमेंशन चाहिए तो इसको एक तरफ रखो और सबको इधर ले जाओ। तो देखो g, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो F × r² / m1 m2।
अब देखो फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया, कुछ डायमेंशन आपको याद करने पड़ेंगे, 7-8 डायमेंशन है, उनको याद कर लोगे तो और जो डायमेंशन है वो निकल आते हैं अपने आप। देखो F का डायमेंशन होता है mLt-2, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या होता है m, और एक्सेलरेशन क्या होता है Lt-2 मीटर पर सेकंड। Lt-2 मीटर लेंथ के लिए l और t के लिए माइनस t किसके टाइम के लिए, उसकी पावर -2। इसको मिलाएंगे तो mLt-2 आएगा, और r लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर, और मास तो इसका हो जाएगा m और m। अब ध्यान से देखो एक m को कैंसिल कर देगा, हम काटेंगे नहीं, वैसे काट नहीं सकते, ऐसे काटते नहीं है, एक m इसको कैंसिल कर देगा। अब यहाँ बचेगा एक m ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये m जाएगा तो ये इस पे पावर हो जाएगी -1, एक 2 l ले रहे एक l ले रहा तो l की पावर 3 हो जाएगा, और t -2। देखो डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लो, ये वाला कहाँ है, m -1 l टू t -2, ये तीसरा वाला सही है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो बोल रहा है फॉर द डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस क्या होती है पहले समझते हैं। एक डायएटॉमिक आइडियल गैस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस, एक आदर्श द्विपरमाणु गैस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रिलेशन दे रखे हैं, आपको इन रिलेशन के लिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या दे रखा है, Cp - Cv = R होता है। इसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे Cp क्या है, यहाँ पे Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ये स्पेसिफिक, ये Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जब हम किसी कंटेनर का प्रेशर को कांस्टेंट रखें और उसको, अब मैंने आपको बता चुका हूं, अगले इससे पहले वीडियो में बताया था स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कि किसी भी लिक्विड में एक ग्राम वाटर को कितनी हीट देनी पड़ेगी कि वो, जैसे मैं यहाँ पे 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, वो हीट को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बताया था, Q/M/S ΔT होती है। ΔT होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री करने के लिए 1 ग्राम वाटर को जितनी हीट देनी पड़ेगी वो स्पेसिफिक हीट होती है। अब यहाँ पे बोलना है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं हिंदी में समझाऊं तो यहाँ इसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, इसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, इसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर। तो अब यहाँ पे इनका ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन और भी होते हैं। यहाँ पे होता है एफ को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे Cp होता है F + F/2 + 1, और Cv होता है * R, और ये होता है F/2 * R। अब यहाँ पे डायएटॉमिक गैस की बात कर रहा है। यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूँ। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, अगर मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो F की वैल्यू होती है 3, डायएटॉमिक की बात करें तो F की वैल्यू होती है 5, और ट्राई एटॉमिक गैस की बात करें तो F की वैल्यू 6 भी ले लेते हैं और 7 भी ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस पे 7 लेते हैं, हम 7 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ रिलेशंस दे रखे हैं इसमें। अब रिलेशन दे तो मैं आप पहले बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। थोड़ा मैं क्लीन कर लूँ बोर्ड को, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, फॉर डायएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 5। देखो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डायएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस। और अगर हम ट्राई एटॉमिक गैस की बात करें तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 7। ये आपको पहले तो याद होनी चाहिए। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑप्शंस में दे रखी होगी सारी, तो आपको पता होना चाहिए मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3,
डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5 और ट्राइएटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 7। अब यहाँ से कुछ रिलेशंस होते हैं इनमें सीपी और सीवी में। रिलेशन कैसे होते हैं? सीपी का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेशन होता है CP F/2 + 1 × R और सीवी के लिए होता है F/2 × R। अब क्या करो इनमें, अब यहाँ पे क्या देगा CP CP माइनस CV। अब ये तो वैसे गलत हो गया, एलिमिनेट करना सीखो। देखो CP माइनस CV = R होता है 2R, ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। अब रह गए ये, इनको चेक करना है मुझे, तो मैं F की वैल्यू कितनी लूंगा डायटोमिक के लिए 5, दोनों में रख के देख लो। CP = 5/2 + 1 तो और एलसीएम आएगा 2, 5 + 2 = 7/2 × R, क्योंकि R तो साथ में चल रहा है। तो ये चेक कर लो पहले, तो ये ऑप्शन, तो ये तो मुझे यही मिल गया। अगर मैं ये इसमें रख के देखो तो 5/2 × R आ रहा है, यहाँ 5/2 × R। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो CP का फॉर्मूला क्या है, ये आ रहा है 7/2, लेकिन CV के लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे CP के लिए दे रखा है। तो CV = आएगा 5/2 × R और CP के लिए आएगा ये, तो CP के लिए आ रहा है ये और CV के लिए आ रहा है ये। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो CP के लिए 5/2 दे रखा है और CP के लिए 7/2। तो मेरा CP के लिए कौन सा वाला सही होगा? मेरा CP के लिए होगा 7/2 वाला सही। तो मेरा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ना कि ये। बच्चे ध्यान से नहीं लिखते हैं इसको। देखो ये CP के लिए दे रखा है यहाँ पे, लेकिन ये CP के लिए बोल रहा है, CP के लिए नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होना चाहिए था। तो ये वाला मेरा D वाला ऑप्शन होगा, सही हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आते तो एलिमिनेट करना सीखिए कि मेरा ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, CP माइनस CV = R होता है मेरा रिलेशन। तो जो बचा ये वाला मेरा ऑप्शन सही होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन गोइंग एबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ G, ये स्मॉल g है, इसका बारे में बता रहा हूँ। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर G का मान। तो पहले आप G के बारे में पढ़ते हैं, ये स्मॉल g क्या होता है। अभी हमने कैपिटल G के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये G क्या है स्मॉल g। तो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये पता होगा कि अर्थ है ये। अर्थ पे कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे आती है। वो क्यों आती है कि अर्थ अपनी सेंटर की तरफ हर बॉडी को खींचती है, एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। उसकी वजह से देखो कोई फोर्स होता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब फोर्स लगता है तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं G। तो यहाँ पे G क्या है? G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो फोर्स लगाती है ना सेंटर की तरफ, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो होता है G। अब वो पूछ रहा है कि अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर G जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज क्या आएगा? बढ़ेगा, घटेगा कि सेम रहेगा? तो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, याद रखना कि कभी भी ये अर्थ है, इसकी सेंटर घेरा, ये रेडियस R है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ या अर्थ के सरफेस से नीचे जाओ, ऊपर जाने पर भी वैल्यू ऑफ G जो होती है डिग्री होती है, ऊपर जाने पर भी, और नीचे जाओगे तो भी वैल्यू ऑफ G वो होती है डिग्रीज। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर नीचे जाने पर वैल्यू ऑफ G है ना, जो G वो डिग्री होती है। दूसरी चीज ये देखो, ये अर्थ क्या होता है, थोड़ी सी फ्लैट, ये एकदम गोल नहीं है, ऐसी है, थोड़ी दबी हुई है। तो ये बोलते हैं ये डिस्टेंस है पोल की, और ये इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, इसे बोलते हैं पोल, ध्रुव। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये पोल की डिस्टेंस r कम है, यहाँ पे r कम है, तो यहाँ पे कोई बॉडी होगी, उसके बीच में देखो फोर्स का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, F = Gm1m2/r² होता है। अब r की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जब ये डिवाइड नीचे से कम वैल्यू आएगी तो फोर्स कितना आएगा? ज्यादा आएगा। तो पोल पे जो बॉडी होती है उस पे G ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। तो पोल से इक्वेटर पे जाने पर वैल्यू ऑफ G होती है वो डिक्रीज होती है। तो पोल से इक्वेटर पे जाओगे तो भी वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होती है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होती है, और अर्थ के सरफेस से नीचे आओगे तो भी वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होती है। तो मेरा आंसर होगा ये सेकंड। चलो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंड टू पोल स्ट्रेंथ इफ ए बार मैग्नेट कट इनटू टू पीसेस अलोंग इट्स लेंथ। वो बोल रहा है कि क्या होगा अगर एक बार मैग्नेट ऐसी कुछ होती है, उसकी लेंथ के अलोंग बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा। तो पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ बोल रहा है, पोल स्ट्रेंथ तो समझते क्या होता है कि एक बार मैग्नेट ऐसी होती है कुछ, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। यहाँ से कुछ कंसेप्ट है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। तो पहली चीज तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज लूप बनाती है। पहली चीज पूछ लेता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ चलती है, तो सबको पता होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां चलती है। तो इनसाइड द मैग्नेट क्वेश्चन आए तो बता देना साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ चलती है। कहां से, इनसाइड द मैग्नेट के अंदर नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है और नॉर्थ से लेके साउथ कहां चलती है, आउट साइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ चलती है और नॉर्थ से साउथ चलती है कहां, आउटसाइड द मैग्नेट। पहली चीज। अब क्या बोल रहा है कि अगर एक मैग्नेट को उसकी लेंथ के अलोंग काट दिया जाए, तो लेंथ के अलोंग काट दिया जाएगा तो कुछ ऐसी बन जाएंगी दो पीस। तो बोल रहा है पोल स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए जब नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ रहेगा, ये भी नॉर्थ रहेगा, साउथ ये भी साउथ, ये भी साउथ। तो पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम्हें बता दूं पोल स्ट्रेंथ इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। इसके जब इसको मैं अगर यहाँ से बीच से काट दूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने का मतलब पोल स्ट्रेंथ को m से डिनोट करता हूँ। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, ये याद कर लो। फिर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन क्या होता है, अगर इसी मैग्नेट को हम उसकी लेंथ के अलोंग ना काट के उसके परपेंडिकुलर बीच से काटते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, तो पीस क्या हो जाएंगे, ऐसे कुछ पीस बन जाएंगे। और तुम्हें ये पता होगा कि कभी भी दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जिस इंस्टेंट पे मैं इसको काटूंगा उसी टाइम पे ये नॉर्थ पोल रहेगा। देखो सिंगल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल नॉर्थ पोल कहीं नहीं मिलेगा, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है सिंगल। जैसे पॉजिटिव चार्ज अलग मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज अलग मिल जाएगा, लेकिन नॉर्थ पोल का ऐसी कोई मैग्नेट नहीं होगी जिसके अंदर नॉर्थ ही नॉर्थ पोल हो, दोनों पोल होंगे। नॉर्थ पोल है, जैसे मैंने काटा तो क्या होगा, जिस टाइम पे ये कटेगी ना उसी टाइम पे यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, ये वहीं पे इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पे है। देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गए। तो ये क्वेश्चन भी आता है अगर एक मैग्नेट में दो हिस्से करे जाए तो उसमें कितने पोल हो जाएंगे, तो पहले दो पोल थे अब चार पोल हो जाएंगे। अब मैंने इसको काटा बीच से तो क्या होता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज आया, पहले भी इतनी मोटी थी, अगर मैं यहाँ से काट दूं तब भी इतनी मोटी होगी, तो उसकी मोटाई में कोई फर्क नहीं आएगा, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ भी कैसा होगी, रिमेन सेम। इस पे पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ से, एक तो लेंथ के अलोंग काटेगा, ये परपेंडिकुलर काटेगा। परपेंडिकुलर काटेगा तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी उस पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हॉरिजॉन्टली काटता है, उसकी लेंथ के अलोंग काटता है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ में क्या फर्क आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने डिक्रीज कर दी। आई होप आपको मेरे ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।